यस, तो लास्ट जो ऑप्टिक्स का अपना लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, फेज डिफरेंस के न्यूमेरिकल हमने देखे थे। उसके बाद में कुछ बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे कि वेवलेंथ क्या होती है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर किसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी बेसिक जो बातें थी वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने फेज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आपने वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया होगा। अब हम उस न्यूमेरिकल का एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया था मैंने लास्ट क्लास में, वो कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन आपके पास ये था, लेट v1 v2 v3 आर स्पीड ऑफ वेव, लेट v1 v2 v3 आर speed of wave in x, y and z axis, in x, y and z axis, okay. Then what is k vector and k cap? Then what is k vector एंड के कैप? यहाँ आपको ओमेगा दिया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो के वेक्टर और के कैप की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी थी आपको। तो देखो सिंपली के का फॉर्मूला हम जानते हैं, v इक्वल्स टू हम जानते हैं ओमेगा बाई के होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी, ठीक है। और अगर मैं के वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, ओमेगा बाई वी के कैप। सपोज डायरेक्शन मैंने क्या मान ली, के कैप डायरेक्शन मान ली, ठीक है। अब देखो अगर मैं वी को लिखना चाहूँ तो वी वेक्टर अगर मैं मानूँ तो क्या है हमारे पास, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप। और इसका अगर मैं मॉडुलस लिखना चाहूँ तो रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। तो ये जो v का मॉडुलस है उसकी जगह हम रख सकते हैं रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बात बताई थी कि सपोज कोई भी प्लेन होगा, ठीक है, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन को शो करती है, के वेक्टर की डायरेक्शन को शो करती है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है वही डायरेक्शन किसकी होगी, के वेक्टर की होगी। अब जो डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो भी वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। कहने का मतलब जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है और जो के वेक्टर की डायरेक्शन है और वेव की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तीनों डायरेक्शन बिल्कुल क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ के कैप इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वी। तो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो के वेक्टर हमने लिखा था इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी की जगह हम लिख सकते हैं रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। और जो के कैप डायरेक्शन है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, वी कैप से। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन के वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वी वेक्टर की। यानी जिस दिशा में वेव प्रोपगेट कर रही है वही डायरेक्शन उसकी वही डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इस वजह से के कैप को रिप्लेस करके हम वी कैप लिख सकते हैं। अब देखिए वी कैप की वैल्यू अगर लिखना चाहें, वी कैप की वैल्यू क्या होगी, तो वी कैप हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, वी वेक्टर बटे में मॉडुलस ऑफ वी, ये वी कैप होगा। तो यहाँ से हम देखो वी कैप की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी कैप इक्वल टू वी वेक्टर का मतलब है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वी रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। तो ये वी कैप की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, इक्वेशन के वेक्टर इक्वल टू
ओमेगा बाई रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, और वी कैप की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। नीचे स्क्वायर हो जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो लास्ट रिजल्ट आएगा के वेक्टर वो आएगा आपके पास ओमेगा अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा के वेक्टर का। ठीक है, तो के वेक्टर पूछा था और के वेक्टर का मॉडुलस भी पूछा गया है, या फिर शायद के कैप पूछा गया था। तो के कैप आप आसानी से निकाल सकते हो। के कैप कैसे निकाल लोगे आप? के वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ के। तो यहाँ से आप आसानी से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? के कैप की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये सॉल्यूशन था जो लास्ट क्लास में होमवर्क आपको दिया था उस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है जेएनयू के एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ आपको v1 v2 v3 दिया है, तो आप यहाँ vx vy vz की जगह v1 v2 v3 कर लेना। यहाँ आपको v1 v2 v3 दिया गया है। ओके, तो v1 i कैप प्लस v2 j कैप एंड v3 k कैप। तो यहाँ आप v1 v2 v3 कीजिए, v1 v2 एंड v3, v1 v2 v3। नेक्स्ट देखिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस पे हम जो वेव फ्रंट की बात कर रहे थे, तो अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करूं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे प्लेन वेव फ्रंट की जब हम बात कर रहे थे अभी तक, तो वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन थी वो इस तरह से लिख रहे थे, इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। जब भी हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखते थे, इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, जहाँ ई नॉट क्या था? एम्पलीट्यूड को शो करता था। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट अपने पास है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा वो लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, ई इक्वल टू ए नॉट बाई आर साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? ए नॉट बाई आर है। एम्पलीट्यूड क्या है? ए नॉट बाई आर।
अब एम्पलीट्यूड इस तरह क्यों लिखा गया है, देखिए उसका रीज़न क्या है। हम जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, या बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी होती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के, या बोल सकते हैं कि 1/a के प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, 1/a के। कहने का मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ये इंटेंसिटी डिपेंडेंस है किस पे, एरिया पे। अब देखिए अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करूं, फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट, फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए अगर देखें तो एरिया क्या होगा, स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। ठीक है, इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, r² पे। तो इंटेंसिटी क्या होगी फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/a थी और एरिया r² के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/r² के प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/r² के। ठीक है, अगर इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 1/r के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1/r के प्रोपोर्शनल होगा। इसी वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसमें एक एक्स्ट्रा 1/r की टर्म अपने पास यहाँ पे आ रही है एम्पलीट्यूड के अंदर, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r के। इस वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट की इक्वेशन लिखी जाती है वो E=a0/r sin kz - ωt से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, लिखिए ये बात। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, एम्पलीट्यूड ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एट पॉइंट r, या लिख सकते हैं एट डिस्टेंस r is E0 इज इक्वल टू a0/r। ये एम्पलीट्यूड है, E0 इज इक्वल टू a0/r। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट सोर्स की, क्योंकि पॉइंट सोर्स जो होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से पॉइंट सोर्स जब भी होगा तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लार्जर डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, एट लार्ज डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस पर क्या होगा कि ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे वो धीरे धीरे किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, एज ए प्लेन वेव फ्रंट, एज ए प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो ध्यान रखें जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे अगर उन पे लार्जर डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा दूरी की बात करेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो एज ए प्लेन वेव फ्रंट शो होने लगेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो वेव फ्रंट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट।
तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए हमने बताया था कि जो अगर आपके पास सोर्स है, कोई लाइन सोर्स है, ठीक है, कोई भी लाइन सोर्स है, तो जो लाइन सोर्स होता है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। कोई भी लाइन सोर्स आपके पास है तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी जाती है E इक्वल्स टू E नॉट बाई आर साइन K डॉट R माइनस ओमेगा टी, यहाँ आएगा रूट R, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की, E इक्वल्स टू E नॉट बाई रूट R साइन K डॉट R माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड होगा वो E नोट बाई रूट R होगा, एम्पलीट्यूड E नोट बाई रूट R, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी वो होगी प्रोपोर्शनल किसके, 1/r के, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट R पे, 1/√R पे। इसका मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/r के प्रोपोर्शनल। तो देखिए, अब हमने जो तीन तरह के जो वेव फ्रंट हमने देखे हैं, सबसे पहले हमने देखा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और इस प्लेन वेव फ्रंट में हमने देखा था तो जो एम्पलीट्यूड था अपने पास कांस्टेंट था, E नॉट। इसका मतलब यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी अपने पास, कांस्टेंट। प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। सेकंड हमने देखा स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हमने देखा था जो इंटेंसिटी थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी, आपकी 1/r² के प्रोपोर्शनल, ठीक है। इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल। और उसके बाद में जब हमने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात की, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात की, तो वहाँ हमने देखा कि इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए इंटेंसिटी जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों वेव फ्रंट्स में से, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स क्रिएट करता है, सॉरी प्लेन वेव फ्रंट जो है ये प्लेन सोर्स क्रिएट करता है, प्लेन वेव फ्रंट प्लेन सोर्स क्रिएट करता है, प्लेन सोर्स, ठीक है। और स्फेरिकल वेव फ्रंट ये पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है ये लाइन सोर्स क्रिएट करता है, लाइन सोर्स। तो आपको बताना है कि इन तीनों सोर्सेज में से सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा होगा, प्लेन सोर्स, पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स। इन तीनों सोर्सेज में से कौन सा सोर्स है जो सबसे बेस्ट होगा वो बताना है। देखिए, अगर मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करूं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। इसका मतलब जैसे जैसे r का मान इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटेंसिटी जो होगी वो लगातार क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सपोज सबसे पहले स्मॉल r की वैल्यू अगर कुछ इस तरह से है, 10 मीटर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब r का मान आप इंक्रीज करते जाओगे तो जो इंटेंसिटी है वो लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इंटेंसिटी लगातार एक जैसी बनी रहे या फिर लगातार डिक्रीज हो जाए, एक जैसी बनी रहनी चाहिए। इस वजह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है कि डिस्टेंस r के बढ़ने पर इंटेंसिटी लगातार क्या होती है, कम होती जाती है।
इसी तरह से अगर बात करें हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ भी हम लोग जब जैसे जैसे r की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इंटेंसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। इस वजह से यहाँ भी जो इंटेंसिटी है वो स्टेबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर जब प्लेन वेव फ्रंट की हम लोग बात करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या है कि इंटेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के बढ़ाने पर भी चेंज नहीं होती है या डिक्रीज़ नहीं होती है, बल्कि लगातार क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो सोर्स की हम बात करेंगे वो कौन सा सोर्स होगा, प्लेन सोर्स होगा, जो कौन सा वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तभी आप लोग देखते थे कि सबसे पहले आज से लगभग 10-15 साल पहले आप जो घरों में बल्ब यूज़ करते थे, ठीक है ना, जो येलो लाइट देता था, ठीक है, वो एज ए किसका एग्जाम्पल मान सकते हैं आप लोग, वो आप मान सकते हैं किसका, स्फेरिकल वेव फ्रंट का, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब ये एज ए पॉइंट सोर्स होता था। बल्ब जो है वो एज ए किसकी तरह बिहेव करता था, पॉइंट सोर्स की तरह, ठीक है। बल्ब, इसमें क्या होता था, जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती थी तो जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो लगातार डिक्रीज होती जाती थी, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे हम चले तो अपने पास क्या है, लाइन सोर्स आया। लाइन सोर्स का मतलब जो ट्यूबलाइट हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, लाइन सोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि स्फेरिकल जो वेव फ्रंट था उससे बेस्ट कौन सा आया, फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या बोल सकते हैं लाइन सोर्स आया। यहाँ इंटेंसिटी जो है डिक्रीज तो होती है लेकिन प्रोपोर्शनल किसके, 1/r के, यानी 1/r² के कंपेयर में 1/r है तो इंटेंसिटी थोड़ी कम डिक्रीज होगी। कब, जब हम किसकी बात करेंगे, लाइन सोर्स की, यानी घरों में काम में आने वाली ट्यूबलाइट, वो बल्ब के कंपेयर में थोड़ी अच्छी सोर्स को मान सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में जो है आगे अगर बात करें हम, जो लेटेस्ट वर्जन है अपने पास वो क्या है, प्लेन सोर्स, जो भी घरों में अपने फॉल सीलिंग काम में आती है, वहाँ पे जो लाइट होती हैं वो एज ए प्लेन सोर्स की तरह होती हैं, प्लेन सोर्स, ठीक है। और उनसे निकलने वाले जो वेव फ्रंट होते हैं वो कौन से वेव फ्रंट होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इन सोर्स की या प्लेन सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस वजह से जो सबसे बेस्ट अपने पास सोर्स होता है वो कौन सा होता है, प्लेन सोर्स, ओके। तो आई होप ये तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कब तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, कब इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, और किस कंडीशन में इंटेंसिटी जो है वो 1/r पे डिपेंड करती है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या है कि जैसे सपोज आपको दो वेव्स की इक्वेशन दी जाएगी, एक वेव के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, दूसरी वेव के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दिया जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों वेव जो हैं वो सुपरपोज होंगी, और सुपरपोज होने के बाद में जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा और उस रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट कितना होगा, वो दोनों जो पैरामीटर हैं वो कैलकुलेट करेंगे हम
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर, ठीक है। तो देखो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। सपोज आपको कोई दो वेव से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं। सपोज E1 जो दे रखा है आपको, E1 वो दिया है आपको E1 z, t इज इक्वल्स टू E01 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल एक्स कैप एंड E2 z, t इज इक्वल्स टू E02 साइन kz माइनस ओमेगा टी साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक वेव से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, सेकंड वेव से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में E2 है, ठीक है। फिर दोनों वेव जो है आपस में सुपरपोज होती हैं, सुपरपोजिशन होता है दोनों वेव्स का, और सुपरपोजिशन होने के बाद में जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेज कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो सिंपली जो सुपरपोजिशन होने के बाद में हम लिखेंगे E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। तो देखिए सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ये यहाँ सिंपली एडिशन नहीं है। सिंपली एडिशन का मतलब तो क्या है, सपोज जैसे आपके पास कोई बकेट है, उसके अंदर आपने वाटर रखा है, वाटर, ठीक है। और इस वाटर के अंदर आप लोग क्या कर दो, अगर मिट्टी डाल दो, वाटर के अंदर आप क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो, ठीक है। तो कोई नया एलिमेंट निकल के आएगा क्या? नहीं निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे आपस में। वाटर और जो मिट्टी है वो आपस में मिलेंगे नहीं, तो कोई नया एलिमेंट हमको निकल के नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एक बास्केट में पानी लूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, साल्ट डाल देता हूँ, नमक, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सुपरपोज हो जाएंगे। और सुपरपोज होने से हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई न्यू एलिमेंट मिलेगा। पानी और नमक को जब मिलाएंगे तो दोनों आपस में सुपरपोज होंगे, तो हमें कोई न्यू एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह से जब भी वेव सुपरपोज होती हैं, कोई भी दो वेव जब सुपरपोज होती हैं तो कोई ना कोई नई क्वांटिटी हमारे पास निकल के आती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि E1 और E2 जब सुपरपोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेज कांस्टेंट कितना होगा। तो देखिए सिंपली अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, यूजिंग trigonometry identity, using trigonometry identity we get ट्रिग्नोमेट्री से जब दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हम देखेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, EZ, t इज इक्वल्स टू E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी, E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन एक्स कैप, ठीक है। तो ये हमें रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन मिलेगा। ये क्या है अपने पास, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। और उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, E0, और इस रिजल्टेंट वेव का जो फेज कांस्टेंट है वो कितना है अपने पास, एप्सिलॉन है, ठीक है। तो हमें दो पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं यहाँ, एक तो रिजल्टेंट फेज का एम्पलीट्यूड E0 और उसका फेज कांस्टेंट एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा ना E0, वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, E0 होगा रूट ऑफ E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस डेल्टा। ये हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वेयर डेल्टा क्या है, डेल्टा है फेज कांस्टेंट, डेल्टा हमारे पास क्या है, फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा, सॉरी फेज कांस्टेंट नहीं, डेल्टा हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस, डेल्टा इज फेज डिफरेंस। दोनों वेव्स जो हमारे पास होंगी जो कि सुपरपोज कर रही हैं, उन दोनों के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस है डेल्टा।
ठीक है। और ये हम फेज कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे, फेज कांस्टेंट, रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट किस तरह से लिखेंगे देखो, E01 साइन डेल, E01 साइन डेल डिवाइडेड बाय E02 प्लस E01 कॉस डेल, E02 प्लस E01 कॉस डेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव है उसका फेज कांस्टेंट, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले कैसे आए हैं अभी हम पता लगा लेंगे कि tan एप्सिलॉन कैसे लिखा गया है। अभी हम एक नेक्स्ट मेथड देखेंगे, उसमें पता लगेगा कि tan एप्सिलॉन की वैल्यू ये E01 साइन डेल डिवाइडेड बाई E02 प्लस E01 कॉस डेल किस तरह से आती है। यहाँ आप अगर फेज डिफरेंस को डेल ना लिख के जनरल टर्म्स लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, कॉस के साथ में डेल्टा फाई लिख सकते हो, डेल्टा फाई, जहाँ डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी दो वेव दी जाएंगी और दो वेव्स का सुपरपोजिशन होने के बाद में एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। अगर आपको E0 तो फॉर्मूला लगाओगे आप √E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस डेल फाई, जहाँ डेल फाई क्या है, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। इसी तरह से अगर आपको रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट निकालना है एप्सिलॉन, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे tan एप्सिलॉन इक्वल्स टू E01 साइन डेल डिवाइडेड बाय E02 प्लस E01 कॉस डेल। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फेजर मेथड। ठीक है, तो ये तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है E0 का और tan एप्सिलॉन का। अब इसी तरह से एक फेजर मेथड और होता है, उस फेजर मेथड से भी हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और उसका जो फेज कांस्टेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है फेजर मेथड। फेजर मेथड, फेजर मेथड तो देखिए फेजर मेथड में क्या है कि आपको जो भी वेव होगी उस वेव को किसकी तरह ट्रीट करना है, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह उस वेव को ट्रीट करना है। ठीक है, सपोज कोई भी वेव है और उस वेव से रिलेटेड आपको जो है इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, E=E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल एक्स कैप। ठीक है, कोई भी वेव है, उस वेव के जो साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E=E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है। तो फेजर मेथड जब भी आपको यूज करना होगा तो आपको अजम्पशंस मानने पड़ेंगे दो। क्या क्या अजम्पशंस मानने पड़ेंगे, एक तो ये मानना पड़ेगा कि जो वेव होगी, वेव, उस वेव को आपको क्या मानना पड़ेगा, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेव को क्या मानना पड़ेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और उस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसे तो आपको क्या मानना पड़ेगा, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। उसे तो आपको क्या मानना है, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से उस वेक्टर क्वांटिटी का जो फेज होगा, या बोल सकते हैं जो डायरेक्शन होगी, वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्शन आपको क्या लेके चलनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज है kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ये एज ए डायरेक्शन आपको लेके चलना है जब आप किसकी बात कर रहे हो, फेजर मेथड की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दो अजम्पशंस मानने हैं जब भी आप फेजर मेथड से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड या फेज कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हो। नंबर 1 ये है कि आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसमें जो एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड को वेक्टर क्वांटिटी का आपको क्या मान के चलना है, मैग्नीट्यूड।
यानी मैग्नीट्यूड उसका ए नॉट होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या मान के चलनी है आपको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो फेज है वो फेज आपको वेक्टर क्वांटिटी का की डायरेक्शन मान के चलनी है। ये दोनों अजम्पशंस जब हम मान के चलेंगे तो फेजर मेथड से हम लोग जो है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसमें अजम्पशन जो मानने हैं आपको वो आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम फेजर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, representation of wave as a vector quantity is called phasor. As a vector quantity is called phasor. Is called phasor. अब लिखिए assumptions। नंबर 1 assumptions क्या माना है हमने, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज टेकन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव is taken as the magnitude of wave। ठीक है, तो फर्स्ट अजम्पशन अपना यही है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज टेकन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर। ठीक है, सेकंड अजम्पशन क्या है अपना, फेज ऑफ वेव इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ फेजर। फेज ऑफ वेव is taken as the direction of phasor। using vector addition method, using vector addition method we can find resultant amplitude and phase constant। we can find resultant amplitude and phase constant of wave। लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम देखेंगे कि फेजर मेथड से हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल है आपके लिए, फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट ऑफ वेव। फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड and phase constant
and phase constant of wave. Find the resultant amplitude and phase constant of wave. फर्स्ट आपको दिया है E1 इक्वल टू E01 साइन, E1 इक्वल टू E01 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल एक्स कैप, एंड E2 इक्वल्स टू E02 साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिए हैं और हमें क्या करना है, जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है फेजर मेथड से। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रोसीड करना है आपको यहाँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फेजर में सबसे पहले इस E2 इक्वल टू E02 साइन kz माइनस ओमेगा टी एक्स कैप इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी फेजर मेथड आप यूज करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए वेक्टर क्वांटिटी यूज करना है। ये मानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज ए वेक्टर है। तो सपोज ये तो वेक्टर जो है E2, इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। ठीक है, और मैंने बताया था कि फेजर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अगर ये मैग्नीट्यूड है सेकंड वेव का अगर ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दी है आपको, A02 की। बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, वेव को एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना है। उसके बाद में वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करने के बाद में ये बताया गया था कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड को। तो ये सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड मैंने लिख दिया A02। ठीक है, और इसी तरह से मैंने बताया था कि जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किससे दी जाएगी, उसके फेज से दी जाएगी। तो सेकंड वेव का फेज कितना है, kz माइनस ओमेगा टी। ये सेकंड वेव का क्या है, अपने पास फेज है। तो ये हमने रेफरेंस लाइन मान ली है कि रेफरेंस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है E02, ये तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे दी जा रही है, इसके फेज से दी जा रही है, kz माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए सेकंड के बाद में जब फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपने पास, E1 इक्वल टू E01 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, अब इसे ड्रॉ करना है। तो देखिए जो रेफरेंस लाइन थी अपनी kz माइनस ओमेगा टी, इससे कितने एंगल ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, डेल्टा एंगल। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये क्या है आपके पास, E01, ये दूसरा वेक्टर है, और इस दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, E01 होगा। ठीक है, E01, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके फेज से दी जाएगी। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसके फेज से दी जाएगी, और इसका फेज कितना है, kz माइनस ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, और ये रेफरेंस लाइन से कितने एंगल ऊपर है, रेफरेंस लाइन से इसका एंगल कितना है, ये हमने देख लिया कितना है, डेल। क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है kz माइनस ओमेगा टी, और इसमें प्लस डेल एडिशन हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो एंगल होगा वो रेफरेंस लाइन से कितना होगा, डेल एंगल ज़्यादा होगा। ओके, अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लिखना है मुझे, इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट लिखना है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये रिजल्टेंट है। ठीक है, और इस रिजल्टेंट को मैं बोल देता हूँ ER, या आप बोल सकते हो E0। जो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, E0 है। और सपोज इस रिजल्टेंट वेव ने जो रेफरेंस लाइन है उससे कितना एंगल बना रखा है, एप्सिलॉन। ठीक है, इस रिजल्टेंट वेव ने जो रेफरेंस लाइन है उससे कितना एंगल बना रखा है, एप्सिलॉन, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, E0 है। ठीक है, अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये 90 का एंगल होगा अपने पास। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल ABC, A, B एंड C, ट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये वाली जो वैल्यू होगी
बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E01 कॉस डेल। ठीक है, ये E01 है। ठीक है, तो बी सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, E01 कॉस डेल। इसी तरह से जो परपेंडिकुलर लाइन जो हमने डाली है इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्या आएगी, E01 और अपने पास कितना आएगा, साइन डेल आएगा, E01 साइन डेल आएगा। ठीक है, मैं सपोज इसको पॉइंट ओ नाम दे देता हूँ। अब हम कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ACO की। ट्राइंगल ACO, इस ट्राइंगल की अगर बात करें हम, ट्राइंगल ACO, तो देखिए ट्राइंगल ACO के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ACO। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि A0 या AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ से OC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ठीक है, इन ट्राइंगल AOC वी कैन राइट AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ठीक है, या AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OB प्लस BC स्क्वायर, OB प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। AO की वैल्यू हमारे पास क्या है, E0, तो E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E02, दिस इज OB E02 प्लस BC की वैल्यू हमारे पास है E01 कॉस डेल, E01 कॉस डेल होल स्क्वायर प्लस CA की वैल्यू हमारे पास है E01 साइन डेल स्क्वायर या E01 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमने क्या की है, पुट कर दी है ट्राइंगल से। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E02 स्क्वायर प्लस E01 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2E01 E02 कॉस डेल प्लस E01 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं E02 स्क्वायर प्लस, देखिए जो सेकेंड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है वहाँ से हम E01 स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2E01 E02 कॉस डेल। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें E0 स्क्वायर की वैल्यू मिलती है E02 स्क्वायर प्लस, यहाँ साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल की वैल्यू 1 होगी तो E01 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस डेल। तो ये हमारे पास क्या है, E0 स्क्वायर की वैल्यू आई है और हम E0 लिखना चाहें यानी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड E0, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस डेल। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव है उस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आया है वो एम्पलीट्यूड सेम है जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री से हमने सॉल्व करके लिखा था E0, वहाँ हमने लिखा था कि रूट ऑफ E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस डेल, वहाँ कॉस डेल फाई लिखा था, जहाँ डेल फाई क्या था, वो फेज डिफरेंस था दोनों वेव्स के बीच में। तो देखिए फेजर मेथड से जब हमने सॉल्व किया तब भी हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सेम मिल रहा है, रूट ऑफ E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस डेल। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं जो फेज कांस्टेंट एप्सिलॉन की वैल्यू लिखना चाहें तो देखिए ट्राइंगल से एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, tan एप्सिलॉन। तो tan एप्सिलॉन आप लोग क्या लिखोगे, tan एप्सिलॉन लिखोगे AC ओवर OC, ट्रिग्नोमेट्री से tan एप्सिलॉन क्या लिखोगे, AC ओवर OC। ठीक है, तो यहाँ से हम tan एप्सिलॉन देखते हैं कितना आता है। AC की वैल्यू अपने पास कितनी है, E01 साइन डेल, E01 साइन डेल
डिवाइडेड बाय OC की वैल्यू आपके पास कितनी है, E02 प्लस E01 कोस डेल, E02 प्लस E01 कॉस डेल। ये ट्राइंगल से हमने tan एप्सिलॉन की वैल्यू लिखी है, ठीक है। और यही फेज कांस्टेंट अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था tan एप्सिलॉन का, E01 साइन डेल डिवाइडेड बाय E02 प्लस E01 कोस डेल, ठीक है। तो फेजर मेथड से भी आप लोग कोई भी दो वेव आपको दे रखी है, उनका सुपरपोजिशन हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेव है उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और उस रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लिखिए एक बार इसको। तो रिजल्टेंट वेव का अगर इक्वेशन लिखना हो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप लिख सकते हो E इक्वस टू, एम्पलीट्यूड क्या है रिजल्टेंट वेव का, E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस रिजल्टेंट वेव का हमने फेज कांस्टेंट कितना माना है, एप्सिलॉन एक्स कैप। तो ये आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन इक्वल टू E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन एक्स कैप। तो इस तरह से आप फेजर मेथड का यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस तरह का एक और एग्जांपल हम बात करें, सपोज आपको कुछ एग्जांपल इस तरह से दिया है, वेयर E1 इक्वस टू E01, E1 इक्वस टू E01 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 1 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 1 एक्स कैप, एंड E2 इक्वस टू E01 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 2 एक्स कैप, वेयर
del 2 इज लेस देन del 1, ये कंडीशन है, del 2 इज लेस देन del 1। तो इन इक्वेशंस के लिए भी अगर फेजर बनाना है हमें, फेजर डायग्राम, तो फेजर किस तरह से बना सकते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है कि के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 1 और एक बार आपको के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 2। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है जो रेफरेंस लाइन आपको बताई थी के जेड माइनस ओमेगा टी, वो रेफरेंस लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, सपोज ये रेफरेंस लाइन है हमारे पास, ये रेफरेंस लाइन है आपके पास के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है, ये आपको E02 दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं कि जो E2 इक्वल टू E02 इक्वल साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 2 ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो रेफरेंस लाइन है के जेड माइनस ओमेगा टी, उससे कितना एंगल ऊपर जाना है आपको, डेल 2। तो कुछ इस तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का, वो तो हम क्या लिख सकते हैं, E02, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की, वो किससे दी जाएगी, फेज से। और फेज क्या है, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 2, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 2। ठीक है, और ये एंगल जो है आपके पास कितना है, डेल 2 है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है आपके पास, E1 इक्वल टू E01 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 1। मतलब ये जो रेफरेंस लाइन है के जेड माइनस ओमेगा टी, उससे कितना एंगल ऊपर है, डेल 1 एंगल ऊपर है। तो देखो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये भी रेफरेंस लाइन है, ये जो नीचे लाइन बनाई है और इसके ऊपर जो लाइन बनाई है, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये वाली लाइन जो है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एज ए रेफरेंस लाइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और इस के जेड माइनस ओमेगा टी जो रेफरेंस लाइन है, उस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल ऊपर है, डेल 1, कुछ इस तरह से ये। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है आपके पास, डेल 1 है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, E01, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो कि फेज से रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, और फेज कितना है, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 1, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 1, इस तरह से। ठीक है, तो हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं उनको फेजर से ड्रॉ कर लिया है, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनको फेजर से ड्रॉ किया है, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल 1। ठीक है, अब देखो अगर रिजल्टेंट वेव को ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, और इस रिजल्टेंट वेव का जो एंगल होगा रेफरेंस लाइन से, मैं मान लेता हूँ जो रिजल्टेंट वेव है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है, इक्वल टू E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन एक्स कैप। ये रिजल्टेंट वेव है। तो रिजल्टेंट वेव ने रेफरेंस लाइन से कितना ज़्यादा एंगल बनाया है, एप्सिलॉन। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो एज ए क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, सिंपली अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपके पास मिलेंगे, दो ट्रायंगल आपके पास मिलेंगे। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, सपोज दिस इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी सी ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, E01 बी सी की वैल्यू E01 कॉस डेल्टा 1, E01 कॉस डेल्टा 1, दिस इज E01 कॉस डेल्टा 1। और जो परपेंडिकुलर ए सी लाइन है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास E01 साइन डेल्टा 1, E01 साइन डेल्टा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल BOD की, ट्रायंगल BOD, यहाँ से अगर मैं देखूँ
तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, ई नॉट टू कॉस डेल्टा टू, और इस परपेंडिकुलर लाइन बी डी, इसकी वैल्यू आपके पास होगी ई नॉट टू साइन डेल्टा टू। ठीक है, अब चूंकि बी डी और जो सी ई, बी डी लाइन और सी ई लाइन दोनों पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस की हैं, इस वजह से सी ई की जो वैल्यू है वो भी हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट टू साइन डेल्टा टू। ठीक है, तो सभी वैल्यू हमें पता लग गई, बी सी ई नॉट वन कॉस डेल वन, ए सी की वैल्यू ई नॉट वन साइन डेल वन। इसी तरह से इस ट्राइंगल में बात की मैंने ओ बी डी में, तो बी डी की वैल्यू तो आई ई नॉट टू साइन डेल टू और ओ डी की वैल्यू मेरे पास आई ई नॉट टू कॉस डेल टू। अब बिकॉज बी डी और सी ई लाइन आपस में पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस की है, इस वजह से सी ई की जो वैल्यू होगी वो भी ई नॉट टू साइन डेल्टा टू होगी। अब ये सारी जो पैरामीटर्स थे वो हमने लिखे हैं। उसके बाद में हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड वो इसी तरह से लिखा जाएगा, ई नॉट इक्वल टू रूट ऑफ ई नॉट वन स्क्वायर प्लस ई नॉट टू स्क्वायर प्लस टू ई नॉट वन ई नॉट टू कॉस, और कॉस के साथ में फेज डिफरेंस आता है दोनों वेव्स के बीच में, और दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, डेल वन माइनस डेल टू। अगर डेल वन ग्रेटर देन है डेल टू से तो डेल वन माइनस डेल टू करना है, और अगर डेल टू ग्रेटर देन है डेल वन से तो डेल टू माइनस डेल वन करना है। वैसे हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना होता है फेज डिफरेंस का, तो आप चाहे वन माइनस टू करें या टू माइनस वन करें, मैग्नीट्यूड लेने के बाद में रिजल्ट सेम आता है। तो रिजल्टेंट वेव जो होगा उसका तो एम्पलीट्यूड इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें रिजल्टेंट वेव के फेज कांस्टेंट की, रिजल्टेंट वेव्स के फेज कांस्टेंट की अगर बात करें तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, देखो टेन एप्सिलॉन। टेन एप्सिलॉन किस तरह से लिखा जाएगा, टेन एप्सिलॉन, देखिए इस वाले एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ओ ए ई ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ ए ई, ट्राइंगल ओ ए ई। ठीक है, तो इस ट्राइंगल से हम टेन एप्सिलॉन लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए ई डिवाइडेड बाय ओ ई। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टेन एप्सिलॉन, देखो ए से लेकर ई तक की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ई नॉट वन साइन डेल वन प्लस ई नॉट टू साइन डेल टू, यानी ए सी प्लस सी ई दोनों का टोटल करके लिखेंगे तो ए से लेकर ई तक की वैल्यू आएगी। तो हम लिख सकते हैं ए ई की वैल्यू ई नॉट वन साइन डेल वन प्लस ई नॉट टू साइन डेल टू, ई नॉट टू साइन डेल टू डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, ओ ई करना है, तो ओ से लेके डी तक की वैल्यू लिखेंगे, ई नॉट टू कॉस डेल टू प्लस डी से लेके ई तक की वैल्यू लिखेंगे, ई नॉट वन कॉस डेल वन, ई नॉट वन कॉस डेल वन। तो इसको रीअरेंज अगर आप अच्छे से करेंगे एक बार तो लास्ट रिजल्ट जो आएगा अपने पास टेन एप्सिलॉन का, वो अपने पास आएगा टेन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ई नॉट वन साइन डेल वन प्लस ई नॉट टू साइन डेल टू डिवाइडेड बाय ई नॉट वन कॉस डेल वन प्लस ई नॉट टू कॉस डेल टू। तो ये अपने पास रिजल्टेंट वेव का क्या आएगा, फेज कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी दो वेव्स आपको दे रखी हैं तो फेजर मेथड का यूज करके भी आप लोग रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और उसका फेज कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फेजर मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट मेथड और हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मेथड। तो वो सबसे मेथड जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड होगा। ठीक है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको दी जाए जिसमें आपको रिजल्टेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड निकालना हो या फेज कांस्टेंट निकालना हो, तो आसानी से आप लोग कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज करके रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, तो फेजर मेथड हमने देख लिया है दो एग्जांपल से। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड, तो एक बार वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स मेथड के ऊपर चलेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये IIT जैम के अंदर, जेस्ट के अंदर, TIFR के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जैम, जेस्ट और TIFR के अंदर। जैम, जेस्ट, TIFR, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि लेट E1 इक्वल्स टू E1 इक्वल्स टू E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी, E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। E2 इक्वल्स टू 2E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी, 2E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एक्स कैप, पाई बाई टू एक्स कैप। And third is E3 is equals to 3E naught sin KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई एक्स कैप। तो ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिए थे और आपसे पूछा था फाइंड resultant amplitude and phase constant find resultant amplitude and phase constant। ठीक है, तो अभी तक हमने फेजर जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस किया था, तीन के लिए भी आप आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं उनको वेक्टर क्वांटिटी मानना है, ठीक है। और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो इसके एम्पलीट्यूड से दिया जाएगा, E0, 2E0 और 3E0 से। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसकी डायरेक्शन किससे देंगे आप, इसके फेज से देंगे, KZ माइनस ओमेगा टी, KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंड KZ माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। तो देखिए इसका जो फेजर बनाएंगे अपन, इसका फेजर कुछ इस तरह से बनेगा। इसके फेजर की बात करते हैं, सपोज दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y, और ये हमने रेफरेंस लाइन मान ली है। ये रेफरेंस लाइन कितनी है, KZ माइनस ओमेगा टी, दिस इज रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है वो E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी दे रखा है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो तो x एक्सिस के अलोंग ही होगी, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन क्या मान रखी है, KZ माइनस ओमेगा टी। और इस का जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, E0। इसी डायरेक्शन के अंदर ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर E0, और इसकी डायरेक्शन KZ माइनस ओमेगा टी से दी जाएगी जो कि रेफरेंस लाइन के अलोंग है। इस वजह से जो फर्स्ट वेक्टर डिज़ाइन करेंगे हम लोग वो इस तरह से करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, E0 और x डायरेक्शन के अलोंग। नेक्स्ट देखो सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 2E0, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है आपका, 2E0 है। सेकंड जो वेक्टर आप बनाओगे उसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 2E0, और उसका जो डायरेक्शन होगी वो इसके फेज से दी जाएगी। अब ये फेज देखो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल ऊपर है, पाई बाई टू। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये वाली डायरेक्शन, जो कि रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे है, पाई बाई टू एंगल पे है। ये सेकंड वेक्टर हमने डिजाइन कर लिया, 2E0 रेफरेंस लाइन से पाई बाई टू एंगल ज़्यादा है। थर्ड देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 3E0, और उसकी डायरेक्शन जो है वो रेफरेंस लाइन से कितनी है, पाई एंगल है। तो रेफरेंस लाइन से पाई एंगल आप बनाओगे इस तरह से, ये पाई, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3E0 है। तो इस तरह से फेजर डिजाइन होगा, x डायरेक्शन में E0, देन y डायरेक्शन में 2E0 और x के अपोजिट डायरेक्शन में 3E0, ठीक है।
क्योंकि उसका एंगल 0 है, सेकंड वेक्टर का एंगल जो है वो π/2 है, और थर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है उसका एंगल रेफरेंस लाइन से कितना है, पाई है। अब आपको क्या करना है, कंपोनेंट मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, कंपोनेंट मेथड। तो कंपोनेंट मेथड आप यूज करोगे तो कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, component of amplitude along x axis, along x axis। तो x axis के along देखो कंपोनेंट देखेंगे एम्पलीट्यूड के, वो क्या क्या आएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ई नॉट कॉस 0 प्लस 2 ई नॉट, इसका x एक्सिस से कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ई नॉट cos π/2, एंड थर्ड वाले का कंपोनेंट लिखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग ई नॉट 3 ई नॉट cos π। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ई नॉट प्लस cos π/2 0 होगा और माइनस का 3 ई नॉट, दैट इज -2 ई नॉट, -2 ई नॉट। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा आपके पास, -2 ई नॉट आएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, summation EY equals to E naught sin 0 plus 2 E naught sin π/2 plus 3 E naught sin π। अब यहाँ से देखेंगे sin 0 और sin π की वैल्यू 0 हो जाएगी, sin π/2 1 मिलेगा, इस वजह से जो y डायरेक्शन के अलोंग जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा आपके पास कितना आएगा, 2 E नॉट। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2 ई नॉट आएगा। तो इसको ड्रॉ करें अगर हम लोग, तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो जो एम्पलीट्यूड आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है, -2 ई नॉट, -2 ई नॉट। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो एम्पलीट्यूड आ रहा है आपके पास वो आपके पास कितना आ रहा है, 2 ई नॉट, 2 ई नॉट। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड -2 ई नॉट, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना आ रहा है, 2 ई नॉट। अब इन दोनों का आपका क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। सपोज ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इनका, ई आर। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस तरह से निकाल सकते हो, दो वेक्टर है आपके पास, एक 2 ई नॉट है और दूसरा -2 ई नॉट है, और दोनों एक दूसरे से किस पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे है। तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो किस तरह से निकल के आएगा, रूट ऑफ 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस -2 ई नॉट स्क्वायर, वो रिजल्टेंट वेव का क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो देखिए ई आर क्या लिख सकते हो आप, ई आर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड रूट ऑफ 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस -2 ई नॉट स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से, रूट ऑफ 4 ई नॉट स्क्वायर प्लस 4 ई नॉट स्क्वायर, दैट इज 2√2 ई नॉट, दैट इज 2√2 ई नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, 2√2 ई नॉट। तो ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपने देख लिया। अब आपको क्या निकालना है, फेज निकालना है।
फेज कांस्टेंट, तो ये रिजल्टेंट वेव जो है वो सपोज रेफरेंस लाइन जो है एक्स एक्सिस उससे कितने एंगल पे है, अगर एप्सिलॉन एंगल पे है, ठीक है, एप्सिलॉन एंगल पे है, तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल देता हूँ इस तरह से परपेंडिकुलर, अगर मैं डिजाइन करूँ यहाँ ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वाई एक्सिस से ये मैं मान लेता हूँ कितना है, अल्फा है। वाई एक्सिस से इस ई आर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसका एंगल अगर अल्फा है, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा लिखूं, tan अल्फा, ठीक है, तो tan अल्फा आपके पास कितना आएगा, 2E0 डिवाइडेड बाय 2E0 डिवाइडेड बाय 2E0 डिवाइडेड बाय 2E0, दैट इज tan अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1, यानी अल्फ़ा आपके पास कितना आएगा, π/4। अल्फ़ा कितना आएगा आपके पास, π/4 आएगा। इस ट्रायंगल से tan अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2E0 डिवाइडेड बाय 2E0, तो tan अल्फ़ा कितना आएगा आपके पास 1, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी आपके पास π/4। ये अल्फ़ा π/4 है, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, 90 है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90, इसका मतलब π/2। तो एप्सिलॉन लिखना हो आपको तो क्या लिखोगे, टोटल एप्सिलॉन कितना आएगा, π/2 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है π/2 प्लस π/4। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेव जो होगी उस रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट आएगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू π/2 प्लस π/4। ठीक है, तो tan अल्फ़ा के लिए आप जब भी निकालोगे तो यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लेके चलना है, 2E0 डिवाइडेड बाई 2E0 tan अल्फ़ा, ठीक है, इस तरह से कोई भी ट्राइंगल है उसमें आप tan अल्फ़ा निकालते हो, तो सपोज दिस इज ABC, तो tan अल्फ़ा आप क्या लिखोगे, AB अपॉन BC, ठीक है। तो उसी से हमने इस ट्राइंगल के लिए लिखा है tan अल्फ़ा की वैल्यू, लेकिन माइनस साइन को इग्नोर किया है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, तो tan अल्फ़ा आएगा 2E0 डिवाइडेड बाई 2E0, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, π/4। तो अल्फ़ा जब π/4 है उसमें 90 डिग्री और ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव का फेज कांस्टेंट आ जाएगा एप्सिलॉन, दैट इज π/2 प्लस π/4। तो इस तरह की जब भी आपको क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, फेजर बना के कंपोनेंट मेथड यूज करना है। कंपोनेंट मेथड में क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा तो फिर आप जो है रिजल्टेंट वेव का नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, और साथ ही में क्या निकाल सकते हो, उसका फेज कांस्टेंट। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो फेजर मेथड था उससे इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो कंपोनेंट मेथड करके।
अब देखो ये एग्जांपल हमने देखा है, इसी तरह का एक और एग्जांपल जो है जो कि TIFR के अंदर एक बार पूछा गया था, वो भी हम जो है कंपोनेंट मेथड से ही उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड हमने देखा है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट निकालने का मेथड फेजर मेथड। अब जो इससे नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो हमें मैक्सिमम टाइम यूज करना होगा, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मेथड। ठीक है, तो वो मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।